हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास हिंदी व्याकरण में क्रिया होगी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे धातु क्या होती है तथा धातु से क्रिया का निर्माण कैसे किया जाता है तथा क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। इन सभी को हम उदाहरण के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अनेक प्रकार की क्रिया, संयुक्त क्रिया, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया, जो सभी प्रकार की क्रियाएं इस क्लास में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल सहित समझेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्रिया। तो क्रिया एक विकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, क्रिया की परिभाषा। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना, हंसना, रोना, सोना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, गाना, खेलना, जाना आदि क्रियाएं कहलाती हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। रमेश जा रहा है, तो यानी कि इसमें रमेश जो है वह जा रहा है, इसमें ये क्रिया है। बच्चा खेल रहा है, तो इसमें जो है खेल रहा है ये क्रिया है। अगला देखते हैं धातु। धातु क्या होती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। जैसे खाना, सोना, खेलना, जाना आदि, ये जो है क्रिया के साधारण रूप कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। रचना की दृष्टि से धातु के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है रूढ़ या मूल धातु। तो रूढ़ या मूल धातु कौन सी होती है। मूल धातु स्वतंत्र होती है, ये किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी है मूल धातु। जैसे जा, खा, पी, रह, कर, बैठ, चल आदि जो है ये मूल धातु हैं। इनमें प्रत्यय लगाने से ये क्रिया का रूप ले लेती हैं। दूसरा देखते हैं यौगिक धातु, जिसे हम क्रिया भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। यौगिक धातु का निर्माण मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, अनेक धातु को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर यौगिक धातुओं का निर्माण किया जाता है। तो यौगिक धातुओं का जो निर्माण होता है वह मूल धातु में प्रत्यय लगाकर और दो धातुओं को संयुक्त करके भी तथा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर भी यौगिक धातुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे उठना से उठाना, करना से कराना, पढ़ना से पढ़ाना और खाना से खिलाना आदि। क्रिया तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं, जिसमें पहला है धातु। तो धातु से देखते हैं कैसे क्रियाएं बनती हैं। जैसे धातु है खा, खा से खाना, चल धातु से चलना और रह धातु से रहना। दूसरा है संज्ञा से। तो संज्ञा से देखते हैं हाथ, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना और लाठी से लठियाना। तीसरा देखते हैं विशेषण से क्रिया कैसे बनती हैं। तो चिकना, चिकना से हो गया चिकनाना और गर्म से हो गया गरमाना। अगला देखते हैं क्रिया का विभाजन। क्रिया का विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है। तो क्रिया का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला है कर्म, रचना या बनावट के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। तो इसमें हम पहले देखते हैं कर्म, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कर्म, रचना या बनावट के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। यह क्रिया दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। इसमें पहले देखेंगे अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो आ प्लस कर्म यानी कि बिना कर्म के जिस क्रिया के व्यापार का फल, इसकी परिभाषा है जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, रेलगाड़ी चलती है और सुमित हंसता है। तो इनकी जो है अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए देखते हैं इसकी पहचान कैसे करते हैं। प्रश्न करने पर यानी कि वाक्य से प्रश्न करने पर यदि वाक्य से हमें
क्या, किसे और किसका आदि का जवाब नहीं मिलता है तथा कौन का जवाब मिल जाता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या उड़ रहे हैं, इसका जवाब नहीं मिला, किसे उड़ रहे हैं नहीं मिला, और किसका उड़ रहे हैं इसका जवाब भी नहीं मिला। और हम इससे प्रश्न करते हैं कौन उड़ रहे हैं, तो कौन उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है अकर्मक क्रिया होगी। इसी तरह अगले एग्जाम्पल में देखते हैं रेलगाड़ी चलती है, तो क्या चलती है, इसका भी उत्तर नहीं मिला, किसे चलती है इसका भी उत्तर नहीं मिलता है, किसका चलती है इसका भी उत्तर नहीं मिला। अब देखते हैं कौन चलती है, तो कौन चलती है इसका मतलब है रेलगाड़ी चलती है, यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया होगी। तीसरा है सुमित हंसता है, इसमें देखते हैं क्या हंसता है, कोई उत्तर नहीं मिलता है, किसे हंसता है ये भी उत्तर नहीं मिलता, और किसका हंसता है इसका भी उत्तर नहीं मिलता है। अब देखते हैं कौन हंसता है, तो कौन हंसता है, सुमित हंसता है। तो इस तरीके से हमें अकर्मक क्रिया की पहचान करनी है। तो ये तीनों जो है अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अगला देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं क्या है। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, अरविंद खाना खाता है और मंजुल आम खा रहा है। तो इसमें मैं जो है करता है, पत्र कर्म है तथा लिखता है क्रिया है। तो इसमें लिखता का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, पत्र पर पड़ता है। इसी तरीके से अगले में देखते हैं अरविंद खाना खाता है, तो खाता क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर होता है, खाने पर होता है। और मंजुल आम खा रहा है, यानी कि क्रिया का प्रभाव जो है किस पर हो रहा है, आम पर हो रहा है। क्या खा रहा है, आम। और अरविंद क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। और मैं पत्र लिखता हूँ, यानी कि मैं क्या लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ। तो इसका लिखने का यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है। इस तरीके से हम सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ सकर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली होती हैं तथा कुछ दो कर्म वाली होती हैं जो निम्न है। इसमें देखते हैं पहला एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें पुस्तक जो है एक ही कर्म है। और राघव ने खाना खाया, तो इसमें खाना जो है वह भी एक ही कर्म है, एक कर्म है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया के उदाहरण है। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया दो कर्म वाली होती है उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पंकज ने विकास को पुस्तक दी और मोहित ने रोहित को पैसे दिए, तो इसमें विकास और पुस्तक जो है दो कर्म है। अगले एग्जाम्पल में रोहित और पैसे जो है ये भी दो कर्म है। अगला पॉइंट देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्रियाएं। तो इसमें है पहला प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया हम समझेंगे कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ हम देखेंगे एग्जाम्पल में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो देखते हैं प्रेरणार्थक क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं, जिसमें पहला है प्रेरक कर्ता। प्रेरक कर्ता मतलब प्रेरणा या आदेश देने वाला, आदेश प्रदान करने वाला। और दूसरा होता है प्रेरक प्रेरित कर्ता, जिसे हम जो आदेश लेने वाला होता है। एक मतलब आदेश देने वाला और दूसरा आदेश लेने वाला। तो जो आदेश देता है उसे हम कहते हैं प्रेरक कर्ता, और जिसे आदेश दिया जाता है उसे हम कहते हैं प्रेरित कर्ता। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सचिन ने रमेश से पत्र सचिन रमेश से पत्र लिखवाता है। तो सचिन जो है इसमें प्रेरक करता है और रमेश जो है वह प्रेरित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अजय ने रोहित को जगाया। तो अजय जो है इसमें प्रेरक करता है और रोहित जो है प्रेरित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल धातु में आना एवं बाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। जैसे मूल धातु देखते हैं गिरना। गिरना में आना जोड़ने से गिराना और वाना जोड़ने से गिरवाना, यानी कि आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक गिराना हुआ और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक गिरवाना हुआ। जैसे उठना, उठना से आना जोड़ने पर उठाना और वाना जोड़ने पर उठवाना। तीसरा है सुनना। सुनने में आना जोड़ने पर सुनाना
और वाना जोड़ने पर सुन वाना। इससे हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक की पहचान कर सकते हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया। देखते हैं संयुक्त क्रिया क्या होती है। क्रिया का वह रूप जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जैसे राहुल रामायण पढ़ने लगा, तो यहाँ पर लगा और पढ़ने दो क्रियाएं हैं। विकास खा चुका, तो यहाँ खाना खा और चुका ये भी दो क्रियाएं हैं, तो यहाँ पर जो है संयुक्त क्रिया होगी। अगला देखते हैं संयुक्त क्रिया के मुख्यतः 11 भेद होते हैं। तो जो संयुक्त क्रिया है उसके मुख्यतः कितने 11 भेद होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। पहला है आरंभ बोधक, दूसरा है समाप्ति बोधक, तीसरा है अवकाश बोधक, चौथा है अनुमति बोधक, पांचवा है इच्छा बोधक, छठा नित्यता बोधक, सातवां शक्ति बोधक, आठवां निश्चय बोधक, नौवां है अभ्यास बोधक, दसवां पुनरुक्ति बोधक और 11वां है आवश्यकता बोधक। इसके आगे देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लात से लतियाना और बात से बतियाना। तो इस तरीके से जो क्रियाएं बनती हैं वह नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे शर्म से शर्माना आदि जो है इसके नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं। चौथा देखते हैं नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया क्या होती है। संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ क्रिया के जुड़े रहने से संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है, उसे ही हम नाम बोधक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे संज्ञा से जो नाम बोधक क्रियाएं बनती हैं वे कैसे बनती हैं। पतन, इसमें पतन जो है वह संज्ञा है और करना जो है वह क्रिया है। लाठी संज्ञा है और मारना क्रिया है। विनाश संज्ञा है और करना क्रिया है। तो इस संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ जो क्रिया जुड़ने से संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है जिसे हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। तो पतन करना, लाठी मारना और विनाश करना ये जो है नामबोधक क्रिया के उदाहरण है। विशेषण से देखते हैं। सुखी रहना ये विशेषण है और रहना जो है क्रिया है। निराश विशेषण है और रहना क्रिया। दुखी विशेषण है और रहना क्रिया है। तो ये विशेषण प्लस क्रिया, संज्ञा प्लस क्रिया, इन दोनों के जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। पांचवा है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। तो जो सहायक क्रिया होती है वह मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। हिंदी भाषा में सहायक क्रिया का प्रयोग व्यापक स्तर पर यानी कि बहुत अधिक होता है। जैसे श्याम जाता है, तो इसमें है जो है वह सहायक क्रिया कहलाती है। मैं पढ़ा था, तो इसमें था भी सहायक क्रिया है। राहुल जगे हुए थे, तो इसमें हुए थे जो है वह भी सहायक क्रिया है। यदि ये सहायक क्रिया न हो तो कोई अर्थ नहीं होगा वाक्य का। जैसे श्याम जाता, मैं पढ़ा, राहुल जगे, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है। यानी कि इसमें है, था और हुए थे जो है ये सहायक क्रियाएं हैं जो वाक्य को पूरा करती हैं। अगला देखते हैं जाना, पढ़ना, जगना आदि मुख्य क्रियाएं हैं, जबकि है, था, हुए थे इनकी सहायक क्रियाएं हैं। छठा देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त यानी कि दूसरी कार्य करने लगता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब कोई कर्ता पहला कार्य समाप्त करके तुरंत उसी क्षण दूसरे कार्य में लग जाता है तो पहला जो कार्य समाप्त हो गया है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, तो इसमें दूध पीकर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि ये दूध पीने का कार्य पहले हो गया और सोने का कार्य बाद में हुआ है। तो ये दूध पीना जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है। अगला देखते हैं सुकन्या पढ़कर सो गई। सुकन्या पढ़कर सोती है, तो इसमें पढ़कर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है और सोती जो है ये यानी कि बाद वाली क्रिया है। अगला देखते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है। ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं।
जैसे खटखट से खटखटाना, यानी कि खटखट की आवाज़ होती है तो उससे जो क्रिया बनती है खटखटाना, वह अनुकरणात्मक क्रिया होती है। धड़-धड़ से धड़धड़ाना, सन-सन से सनसनाना, थप-थप से थपथपाना और चर-चर से चरचराना आदि जो है अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण हैं। 8वां देखते हैं अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या होती है? कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, तब ऐसी क्रियाओं को हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे गांधी जी थे, ये जो है अपूर्ण क्रिया है, यानी कि अपूर्ण वाक्य है। तो इसमें क्या शब्द जोड़ा जाए जिससे ये पूर्ण हो जाए और क्रिया भी पूर्ण हो जाए? तो गांधी जी थे, कौन थे? गांधी जी राष्ट्रपिता थे। ठीक है, तो ये राष्ट्रपिता जो है ये पूरक शब्द है और ये जो है अपूर्ण क्रिया है। या तुम हो, ये हो अपूर्ण क्रिया। तो इसमें बुद्धिमान शब्द जोड़ने से, ये बुद्धिमान जो पूरक शब्द है इसे जोड़ दिया तो ये वाक्य जो है पूरा हो गया, यानी कि तुम बुद्धिमान हो। ये जो है अपूर्ण क्रिया के एग्जाम्पल है। नाम देखते हैं सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जिनमें कर्म एवं क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होते हैं, वह सजातीय क्रिया कहलाती हैं। जैसे वह अनेक बोलियां बोलता है, तो यहाँ कर्म एवं क्रिया दोनों बोल धातु से बने हैं। अगला, श्याम ने खाना खाया, तो खाना और खाया दोनों खा धातु से बने हैं। भारतीय सेना ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, तो ये लड़ाइयाँ और लड़ी जो हैं ये दोनों एक धातु लड़ धातु से बने हैं। उसने अच्छी चाल चली, तो चाल और चली जो है ये भी चाल धातु से बने हैं, तो इसलिए ये सजातीय क्रिया के उदाहरण हुए। ठीक है, तो आज हमने क्रिया की क्लास समाप्त कर दी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।